अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्याम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 बातें आज आपके साथ इस शॉर्ट से लेक्चर में होंगी। पहली बात तो ये कि जनरली स्टूडेंट्स में ये सवाल और ख़ास तौर पे जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्स नहीं आ रहे कि जी हाउ टू प्रिपेयर IR थ्योरी। दूसरा सवाल, हाउ टू अप्लाई IR थ्योरी। पहले तो हम इन 2 पे बात करेंगे और तीसरी फिर आखिर में हम बात करेंगे। पहली बात, हाउ टू प्रिपेयर IR थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बीइंग अ टीचर बताना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में ख़ास तौर पर पिछले 7-8 साल से, पहले 100 मार्क्स का पेपर था, फिर उसके बाद 200 मार्क्स का हो गया, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है विद इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड द बुक्स विच वी जनरली रेफर फॉर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर IR थ्योरी, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की रोशनी में जो मेरा मेथड है IR थ्योरी पढ़ाने का या सजेस्ट करने का कि भाई ऐसे पढ़ें, तो हम उस पे पहले बात करने जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी को किसी भी बुक से, कोई भी बुक खोल लें आप, अगर आपको मेरे इस आर्गूमेंट पे एतराज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको काउंटर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जनरली जितनी भी आपको बुक्स मिलेंगी फॉरेन ऑथर्स की, ख़ास तौर पे टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पे भी, तो यू वुड कम अक्रॉस दैट इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी को ऑथर ने लिखा क्लासिफिकेशन करके। व्हेन आई से क्लासिफिकेशन, तो मतलब लिबरलिज्म का एक चैप्टर और उसके अंदर ही उसने आपको तमाम तरह का लिबरलिज्म, उसकी अपग्रेडेशंस, वेरिएशंस बता दी। इसी तरह रियलिज्म का चैप्टर, तमाम तरह का रियलिज्म, क्लासिकल से ऑनवर्ड्स, न्यो रियलिस्ट, स्ट्रक्चरल, फिर मर्शी मरबी, सारों को एक ही जगह पर जो है वो एक चैप्टर में बता दिया। कोई 1-2 किताबें आपको मिलेंगी जिनमें रियलिज्म अलहदा, न्यो रियलिज्म अलहदा, लेकिन उस न्यो रियलिज्म में 4-5 वेरिएशंस, वॉल्ट्स भी, ग्रीको भी, मर्शिमर भी, कंटेम्प्रेरी न्यो क्लासिकल रियलिस्ट भी, सब इकट्ठे। इस क्लासिफिकेशन में रहते हुए जब ऑथर लिख रहा होता है और फिर जब हमारा वो स्टूडेंट जो कि सोशल साइंसेस से है, बहुत कम है, और इवन अगर सोशल साइंसेस से है भी, तो वो उसको प्रॉब्लम आती है और वाकई आती है। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इन 7-8 साल से, वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी को डू नॉट रीड इट or even try to understand it as author has mentioned or he has written। उस तरह उसको समझने ना जाएं। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी को जनाब अगर समझना है, ये मेरा निचोड़ है मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की टीचिंग का, जो मैं आपको बता रहा हूँ बीइंग एन उस्ताद, कि थ्योरी को प्रिपेयर कैसे करना, उसको ग्रिप में कैसे करना। ऑलवेज start international relations theory by starting with the understanding of dominant approaches। जनाब, ट्रेडिशनल अप्रोच को समझें। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को अंडरस्टैंड कर गए, लिखी हुई है, ऑथर्स ने लिखी हुई है, हर जगह पे मौजूद है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेडिशनल अप्रोच को समझें। आप ट्रेडिशनल अप्रोच समझ गए तो IR की पहली 2 थ्योरीज में वो हैं ही ट्रेडिशनल अप्रोच पे, लिबरल आइडियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म। लिबरल आइडियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म ट्रेडिशनल अप्रोच पे हैं। नई अप्रोच आई
बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ें, बिहेवियरल अप्रोच को अंडरस्टैंड करें, उसका डिफरेंस कॉन्टेक्चुअलाइज करें विद ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या खामियां हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, वही खामियां मल्टीपल डायमेंशंस में क्लासिकल लिबरलिज्म में और रियलिज्म में नजर आएंगी अपनी अपनी डोमेन में। तो बिहेवियरलिज्म को स्टडी करें। अब जब आप बिहेवियरलिज्म को स्टडी करेंगे एज एन अप्रोच, तो उसकी पहली हल्की सी मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी सिस्टम्स थ्योरी। कुछ जगह पे लिखा हुआ सिस्टम्स अप्रोच मॉर्टन कैप्लन का, उसको पढ़ें। देखें कैसे स्टेट सेंट्रिक से सिस्टम सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग बनवाई जा रही। जैसे मैं कह रहा हूं, ये मेरा निचोड़ है टीचिंग का जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जब ये बिहेवियरल टेंडेंसी आना शुरू हुई हल्की हल्की, तो जनाब ट्रेडिशनल अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में बनने वाली थ्योरी को सेफगार्ड प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कोशिश करेगा। वो कोशिश हुई इंग्लिश स्कूल की तरफ से, जिसको लिबरल रियलिज्म भी कहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फिर आप पढ़ें, तब पिक्चर क्लियर होगी। ओके, आपने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी, उसके तनाजुर में बनने वाली दो थ्योरीज पढ़ी, फिर बिहेवियरल अप्रोच आई, उसके तनाजुर में पहला हल्का सा जो एक पॉइंट आया। पॉइंट कह रहा हूँ मैं अभी इसलिए ताकि मैं अपने उस स्टूडेंट को समझा सकूँ जिसका बिल्कुल कोई इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन से। तो सिस्टम अप्रोच पढ़ी, सिस्टम अप्रोच आई तो इन डिफेंस ऑफ रियलिज्म एंड फ्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म मिला के इंग्लिश स्कूल, जिसने एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया दिया, जहाँ लिबरलिज्म और रियलिज्म उसने मिक्स कर दी। हल्ले बुल ने, हल्ले बाल बेसिकली जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, हमारे यहाँ हल्ले बुल पढ़ दिया जाता है। लेट 60s और 70s की डेवलपमेंट्स ने साबित कर दिया कि क्लासिकल रियलिज्म एंड ऑफ कोर्स लिबरल आइडियलिज्म तो पहले ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था, तो वो सफिशिएंट नहीं है। उन्होंने जिस तरह आपको सिस्टम समझाया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो बिहेवियरल अप्रोच के तनाजुर में दो नई थ्योरीज बनेंगी, न्यो रियलिज्म, न्यो लिबरलिज्म। उनको पढ़ें। आपका अगर आपकी मेथोडोलॉजी क्लियर है तो आपकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये बेसिक जो मेरा निचोड़ है टीचिंग का, कि थ्योरी को डायरेक्ट जाके पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। थ्योरी किस मेथोडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुई है, किस अप्रोच को फॉलो कर रही है, उसको पहले पकड़ें। और ये कोई हवा में बात नहीं है। 4 ग्रेट डिबेट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें जो दूसरी बड़ी डिबेट है वो तो है ही ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरल अप्रोच। सही। सो हवाओं में बात नहीं है, ये चीज़ मौजूद है। लेकिन पढ़ने के तरीके में अप्रोचेस को पहले पढ़ें, फिर थ्योरी को पढ़ें। हम थ्योरीज को पढ़ते हैं, याद करते हैं, थ्योरीज को पढ़ते हैं, और 99% केसेस में स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इन एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर जाते हैं। ओवरलुक करते हैं, एग्जामिनर्स को पता होता है, तो फिर वो सवाल पूछ लेते हैं पेपर में, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज का कंपैरिजन पता होता है तो पूछ लेते हैं। न्यो रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का कंट्रास्ट। मेथोडोलॉजी क्लियर, थ्योरी क्लियर, ये बात जहन में रखिएगा जी। सो अब से जो आईआर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो पहले उसकी अप्रोच को समझें, उसके बाद थ्योरी की तरफ आए। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड इट वर्क्स। सेकंड बात, थ्योरी अप्लाई कैसे करें? ये सवाल तकरीबन हर आईआर का स्टूडेंट, और फिर एग्जामिनर रिपोर्ट्स में भी, और फिर हमारे यहाँ जो है वो एक आप कह लें सीएसएस में आईआर के स्टूडेंट पॉपुलर कल्चर बन चुका हुआ है। हाँ भाई, थ्योरी अप्लाई कैसे करें? देखें, पहली बात एक समझ लें, थ्योरी एप्लीकेशन आपके पास 2 मॉडल हैं। आप इन 2 मॉडल्स में से किसी एक को भी फॉलो कर लें। एक मॉडल है आपके पास हेनरी नो की किताब है पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। अगर किसी को डाउनलोड नहीं होती, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको सॉफ्ट फॉर्म में दे दूंगा। उस किताब में
उसने जिस तरह 4 लेवल ऑफ एनालिसिस में रहते हुए चार्ट बना देता है, एक पेज पे आपको चार्ट बना के सारी बात समझा देता है। एक तो हेनरी नो का मॉडल है, दूसरा मॉडल है जॉन बेलिस का मॉडल है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर उठा के देख लें जॉन बेलिस के, अगर ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है उसके एंड में वो बताता है लिबरलिज्म कैसे देखती है ह्यूमन राइट्स को, रियलिज्म कैसे देखती है ह्यूमन राइट्स को, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे देखती है, मार्क्सिज्म कैसे देखती है। वो हर एक को हर चैप्टर के एंड में, इवन एनवायरनमेंट पे भी चैप्टर है उसके एंड पे भी, ट्रेड पे चैप्टर है उसके एंड पे भी, हर जगह पर वो आपको आखिर में थ्योरी एप्लीकेशन प्रैक्टिस बनाता जाता है आपकी। उसको ज़रूर पढ़ें, आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। सो ये 2 मॉडल हैं, आप जिस मर्जी को फॉलो कर लें, बातें सेम ही हैं। ये स्टूडेंट की ईज़ पे है, ये भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है कि ये 2 मॉडल ठीक है। इससे बाहर जो है वो आपको और सोर्स मिलती है, कोई और चीज़ मिलती है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ से अपनी बेस बना लें। अब थ्योरी एप्लीकेशन है क्या बेसिकली हमारे यहाँ जनरली, क्योंकि हम बड़ी एक ईगोइस्टिक सोसाइटी हैं और हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यूनिटरी हैं। हम सॉल्यूशन भी यूनिटरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुनिया में एक ही बॉर्डर है और वो वाघा बॉर्डर है, एक ही दुश्मन है और वो इंडिया है। सो हम चीज़ों को बड़ा नैरो डाउन होके बस यही है, बस हमने जहाँ पे लिबरलिज्म अप्लाई कर दिया, हमने कहा बस जी जहाँ पे ट्रेड हो रही होगी, डेमोक्रेसी होगी, आगे कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होगी, ये होगा वो होगा, जनाब इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे हैं, जनाब ये न्यू लिबरलिज्म या लिबरलिज्म अप्लाई होगी जी, बस भाई यहाँ तो आप हाथ ही नहीं लगाना जी, ऐसा नहीं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये बैक वक्त आपको हेनरी नोबी में मिलेगी और जॉन बेलिस में भी मिलेगी। भाई बात ये है कि जब आप थ्योरी एप्लीकेशन करते हैं तो एक लिबरल स्कॉलर एक ही इवेंट में से उन डेवलपमेंट्स को, उन फैक्ट्स को निकालता है जिससे जो उसके पर्सपेक्टिव को हैंस प्रूव करवाएंगी। एक रियलिस्ट एक ही इवेंट में से उन डेवलपमेंट्स को निकालेगा जिससे वो अपने पर्सपेक्टिव को प्रूव कर सकता है। लाइकवाइज मार्क्सिस्ट वो भी ऐसा ही करेगा, लाइकवाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट भी ऐसा करेगा, पोस्ट कॉलोनियल भी सारे इस तरह ही करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आईआर थ्योरी की एप्लीकेशन रिजिड नहीं है, हर एक का अपना अपना सच है एक ही इवेंट को देखने का। फॉर इंस्टेंस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस? मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस की रीजंस क्या हैं? वेल, जब एक रियलिस्ट देखेगा तो वो देखेगा कि स्ट्रगल फॉर पावर है मिडिल ईस्ट में, सही है जी। बड़ी स्टेट्स का एक ग्राउंड है, कॉम्पिटिटिव ग्राउंड है मिडिल ईस्ट, जिसमें वो compete कर रहे हैं आपस में। यूएन, वो तो हम पहले कहते आ रहे हैं, उसकी इनएबिलिटी है, इनकैपेसिटी है कि वो इसको सॉल्व कर सके। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सो वो अपने पर्सपेक्टिव में रहते हुए देख रहा है। जब लिबरल देखेगा तो लिबरल देखेगा एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इनकी इकोनॉमी यूनिडायमेंशनल है, रिजल्टेंटली आपस में कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी नहीं बना सके। ह्यूमन राइट्स इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, वो आगे एग्जांपल्स देखेगा। तो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की जनाब ये वजूहात है। अब जब मार्क्सिस्ट देखेगा तो मार्क्सिस्ट देखेगा कि ये जो कॉजेज बता रहे हैं ना लिबरल स्कॉलर्स और रियलिस्ट स्कॉलर्स, ये तो इमीडिएट कॉजेज को देख रहे हैं बस। असल तो जो कॉजेज हैं वो हिस्टोरिकल हैं। सर्टेन क्लासेस हैव डोमिनेटेड मिडिल ईस्ट सिंस एजेस। It's the competition for
नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, जिसके लिए compete हो रही है। सो उसका पर्सपेक्टिव अलहदा होगा। है मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस ही, इसमें ये सारे हैं। अब आपको पेपर में सवाल आ जाता है तो आपके पास दो मॉडल हैं। हेनरी नो के मॉडल के ज़रिए चार्ट बना के आप बात कर लें, विच आई बिलीव कि आपके यहाँ का जो एग्ज़ामिनर है वो ज़रूरत नहीं है इतने चार्ट्स वगैरह बनाने की। बस एक अगर थोड़ा सा आप एक एल्गोरिदम सा बना दें, ओके, ज़्यादा उसमें डिटेल में ना जाएं, आप दोनों को मिला दें। वहाँ से आप एक एल्गोरिदम उठा लें हेनरी नो से, और डिटेल आप जिस तरह जॉन बैलेस हर चैप्टर के एंड में लिखता है आप पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर के एंड में ना मिले, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि नहीं मिला जी। सो आप दोनों को मिला लें। आप क्या फील करते हैं अगर वो आपको पेपर में सवाल देता है, सपोज causes of the causes behind Middle Eastern crisis, suppose सीरियन क्राइसिस, यमन क्राइसिस, सपोज हम मिडिल ईस्ट की एग्जांपल में ले रहा हूँ, और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में कोई सवाल देते हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप सबके बारे में बताएंगे थोड़ा थोड़ा, और आप जिस थ्योरी, जो आपकी ओपिनियन है, याद रहे सीएसएस आपकी ओपिनियन है, पेपर में आपने अपनी ओपिनियन बतानी है। आप क्या समझते हैं कि इनमें से कौन सी ज़्यादा बेहतर सच प्रोवाइड कर रही है, उस पे ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे। ये लेक्चर ऑनलाइन मौजूद है। अगर इस थ्योरी एप्लीकेशन पे किसी को कोई इशू है, इसमें कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहा है, तो वो किसी तीसरी बुक का रेफरेंस कमेंट सेक्शन में साथ बता सकता है, ओपन है सबके लिए। लेकिन ये दो बातें, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू अप्लाई, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि स्टूडेंट्स के कंसर्न क्या हैं और उनको कैसे लेके चलना है। सो ये तो जो है वो दो बातें। अब इनमें फिर मैं कैसे करवाता हूँ? देखिए जी, मेरा बुनियादी जो एक फ़लसफ़ा है वो ये है कि नो रीडिंग, नो सीएसएस। अनलेस एंड अनटिल आपकी हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी, यू कैन नॉट अप्लाई, you would unable to apply liberal, realist, constructivist, Marxist, any theory on Middle Eastern crisis. You must have a strong grip of the dynamics of politics, society of Middle Eastern countries. So history coupled with philosophy, जब तक इन पे ग्रिप नहीं होगी, आप आईआर की थ्योरी को अप्लाई कैसे करने जाएंगे? साउथ एशिया में इरिटेंट्स हैं, साउथ एशियन जो पॉलिटिक्स है उसमें टॉक्सिक रिलेशंस हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? अब एक बंदे ने सारी उम्र साउथ एशियन पॉलिटिक्स को पढ़ा ही नहीं, उसको पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को कहीं से उसने देखा ही नहीं, वो कैसे अप्लाई करेगा? सो बी वेरी मच क्लियर दैट किसी भी डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब आप उस पर थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी हिस्टोरिकल आपकी कनेक्टिविटी होगी, तभी आप उसको बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकेंगे। कोल्ड वॉर पड़ी होगी तभी उस पर थ्योरी अप्लाई होगी। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट इम्पॉर्टेंस ऑफ थ्योरी, हिस्ट्री एंड फिलोसफी। सो मैं क्या करता हूँ? मैं ये करता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी सेशन स्टार्ट होते हैं उसका फर्स्ट वीक, फर्स्ट 7 days 3 hours की क्लास, ये मैं स्टूडेंट्स की हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी और उनकी एक फ़िलोसॉफिकल जो है वो एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ फर्स्ट 7 days में, 3 hours की क्लास में। सेकेंड वीक से फिर 1.5 hour की क्लास आईआर की, 1.5 hour की क्लास पॉलिटिकल साइंस की। इट्स अप टू स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मार्क्स दे रहा है, 7 स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि भाई आईआर पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, 1.5 घंटे की अलग क्लास है,
आप पढ़ना चाहते हैं दोनों पढ़ें, एक पढ़ना चाहते हैं एक पढ़ लें, स्विच ओवर करना चाहते हैं कर लें। लेकिन पहला वीक हिस्टोरिकल कनेक्टिविटीज़ का और फिर आखिरी वीक क्या लर्न किया आपने, वो एक साथ। फिर मेरा तो ये एम होता है कि मेरा स्टूडेंट उसको इंटरेस्ट हो जाए रीडिंग का। मैं तो रीडिंग पे बिलीव करता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जी जो आज आपसे बात करनी थी, और हम वर्किंग कर रहे हैं दो बैक वक्त जो है वो सफ़ेयर्स में। एक तो 1947 के बाद की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एंड सेकंड इज़ यूएस हिस्ट्री। हम इस पे थोड़े थोड़े जो है वो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन उनको हम अपलोड करेंगे जैसे ही तमाम हमारी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि एक सीक्वेंस जो है वो फिर डिस्टर्ब ना हो, बल्कि एक सीक्वेंस बना रहे। अल्लाह हाफिज़।